एजुकेशन से जुड़े जो लोग हैं उनकी सोच अलग है, आम आदमी की सोच अलग है। और उस स्थिति में जो है 1813 में पहली बार जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1 लाख रुपए सालाना पूरे भारत के लिए 1 लाख रुपए सालाना का बजट दिया। तो देश में पहली जो यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई वो 24 जनवरी 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की हुई। लेकिन 66 में जो है इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन गई। 1968 में इंदिरा जी जो है वो पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने एजुकेशन के बारे में समग्र रूप से विचार किया। 68 के बाद क्या हुआ, 1986 में राजीव गांधी जी दूसरी शिक्षा नीति लेकर आ गए। दूसरी। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुवांढ में। हमारे देश में एजुकेशन को लेकर काफ़ी इस तरह की बातें होती हैं जो समझ से परे की बात है। आज के इस दौर में जब हर व्यक्ति को, हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, हर भाई चाहता है कि मेरा छोटा भाई पढ़े, हर बहन चाहती है कि मेरा भाई पढ़े, हर भाई चाहता है कि मेरी बहन पढ़े, गांव स्तर से लेकर शहर तक, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर छोटे तक, हर कोई चाहता है कि ये व्यक्ति पढ़े। ताकि क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो आज उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में श्री चंदन लाल नेशनल इंटर कॉलेज कांदला के प्रधानाचार्य सुशील कुमार जी हैं और एजुकेशन के बारे में ही बात करेंगे। मेरे से काफ़ी लोगों ने कहा कि एक वीडियो एजुकेशन पे बनाओ आप, ताकि बच्चों को मोटिवेशन भी मिल सके, मोटिवेटिव बच्चे हो सके, और कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए और क्या स्तर था पढ़ाई का पहले और आज क्या स्तर हो गया है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, हम जब बच्चे थे, हम लगभग 6ठी में जाके हमने अंग्रेजी सीखनी चालू करी, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। और आज बच्चे भूल चुके हैं। हमें 69 का भी पता था, 79 का पता था, 89 का पता था, लेकिन आज के बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। मैं बहुत सारे भाइयों के पास नंबर भेज देता हूँ, तो वो हिंदी में होते हैं, जो कि हमारी हिंदी है मातृभाषा, उसकी जो लैंग्वेज है, उसके जो अक्षर है, उसमें नंबर भेज देता हूँ। तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता वो बातें, उनको इंग्लिश में भेजना पड़ता है। वो कहते हैं भाई हिंदी में भेज, जबकि भेजे हिंदी में होते हैं। तो आज इन चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ में गुरुजी हैं। गुरुजी स्वागत है आपका गांव गुवांढ में। अनिरुद्ध भाई धन्यवाद, बहुत बहुत। आपके श्रोताओं और दर्शकों को जो है मेरा हार्दिक नमन। देखिए, एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हर कोई आदमी अपनी बात नहीं रख पाता। एजुकेशन से जुड़े जो लोग हैं उनकी सोच अलग है, आम आदमी की सोच अलग है। पहला आप ये समझ लो कि इस देश में एजुकेशन जो है था क्या और अब होगी क्या एजुकेशन। हमारा जो देश था ये 19वीं शताब्दी में पाठशालाओं का देश था। पाठशालाएं कहाँ थी? पेड़ के नीचे थी, किसी मंदिर परिसर में थी, किसी चौपाल में थी, किसी बड़ी जगह पर थी, कोई निश्चित बिल्डिंग भी नहीं थी। छात्रों की संख्या क्या हुआ करती थी उस समय? 10, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से ज़्यादा छात्र नहीं होते थे उस पाठशाला में जी। कोई कंटेंट भी निर्धारित नहीं था उस ज़माने में, 19वीं शताब्दी में। ये नहीं कि आपको ये पढ़ाना, ऐसा कोई कंटेंट नहीं था। जो अध्यापक जो थे, गुरुजी जो लोग थे जो पढ़ावे थे वो पढ़ा देते, कुछ नहीं था। फिर जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये प्रयास किया कि भाई कुछ शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और उस स्थिति में जो है 1813 में पहली बार जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1 लाख रुपए सालाना पूरे भारत के लिए 1 लाख रुपए सालाना का बजट दिया कि भारत में ये शिक्षा पर खर्च किया जाए। 1813 जी। तो ये चार्टर एक्ट कहलाया 1813 का। उसमें क्या हुआ, वहाँ 2 लॉबी थी। एक लॉबी यहाँ से थी भारत से, जिन्हें जो है प्राच्यवादी कहा गया, यानी जो यहाँ की सोच रहे थे, वो चाहते थे कि ट्रेडिशनल एजुकेशन हो, हमारी जो परंपरागत है शिक्षा वो दी जा। लेकिन कुछ लोग दूसरी सोच के थे, आधुनिक सोच के, जिनमें आप जेम्स मिल हुए या लॉर्ड मैकाले का नाम तो भारत में सभी जानते हैं, लॉर्ड टी.बी. मैकाले। तो टी.बी. मैकाले भी उसी में था। तो उन दोनों में द्वंद्व था। उस समय यहाँ गवर्नर जनरल जो थे भारत में, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया जी। तो
उनके सामने ये मुकदमा चला गया कि किस फॉर्मेट पर काम किया जाए। तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले को कहा कि भाई तुम इस पर एक रिपोर्ट दो। तो लॉर्ड मैकाले ने विलियम बेंटिक को एक रिपोर्ट दी और वो रिपोर्ट उनकी 1834 में आई और उन्होंने उसमें यही सुझाव दिया कि भारत में जो है इसके भविष्य को देखते हुए अंग्रेजी राज के हित को भी सुरक्षित रखते हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी के भी हित को सुरक्षित रखते हुए अंग्रेजी शिक्षा की जरूरत है। तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को ही बढ़ावा दिया उस रिपोर्ट में और उस रिपोर्ट को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार कर लिया। और इस तरह जो है 1835 में लॉर्ड मैकाले का ये चार्टर एक्ट, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है या मैकाले कहा जाता है, ये 1835 से शुरुआत हुई। उसमें जो है जो धन उन्होंने दिया था वो खर्च होना शुरू हो गया और मैकाले ने शिक्षा की शुरुआत कर दी। चलते चलते क्या हुआ, 1854 में देश में पहली बार जो है एक वुड्स डिस्पैच आया। चार्ल्स वुड एक स्कॉलर थे, उनके नेतृत्व में एक वुड डिस्पैच आया। उसने क्या किया, उसने जो है जो हमारी तरह की संस्थाएं हैं जिसमें बैठे आप, ग्रांट इन एड, जी, वित्तीय सहायता प्राप्त, ये कॉन्सेप्ट दिया कि कुछ लोग, भले लोग, धनाढ्य लोग संसाधन खड़े कर लें, उन्हें सरकार ग्रांट दे देगी। ये तब 1854 में जो है चार्ल्स वुड ने दिया और उन्होंने कहा कि भाई देश में यूनिवर्सिटियों की स्थापना करो। उस समय 3 जो है प्रेसिडेंसी बड़ी थी देश में, बंगाल में कलकत्ता। तो देश में पहली जो यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई वो 24 जनवरी 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की हुई। दूसरी प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे। बॉम्बे में 18 जुलाई सन 57 में ही जो है दूसरी यूनिवर्सिटी देश में बनी। तीसरी बड़ी प्रेसिडेंसी थी मद्रास। तो मद्रास में जो है आगे चल के सितंबर में 5 सितंबर 1857 में मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इस तरह चार्ल्स वुड के अंतर्गत पहली बार, उस डिस्पैच के अंतर्गत जो है पहली बार देश में 3 यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई। तब से देश में जो है हायर एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट आया। जी, चलो यूनिवर्सिटी बन गई। उसके बाद 1883 में एक हंटर कमीशन आ गया। W हंटर करके एक स्कॉलर थे, उनके अंडर हंटर साहब ने जो है प्राइमरी एजुकेशन पर बल दिया कि भाई प्राइमरी एजुकेशन ठीक करो। चार्ल्स वुड ने तो बड़ी एजुकेशन ठीक कर दी, लेकिन इसे भी ठीक करो। इस पे जो है प्राइमरी एजुकेशन पर काम किया गया। उसके बाद जो है एक इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आ गया 1904 में। ब्रीफ में बता रहा मैं, थोड़ा छोटा करके। जी। 1904 में एक इंडियन काउंसिल यूनिवर्सिटी एक्ट आ गया, उसने यूनिवर्सिटियों पर काम किया और उस दौरान जो है 17-18 यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई देश में। IISc बेंगलोर जो है, जो देश का एकमात्र विज्ञान का संस्थान है, जो शीर्ष संस्थान है, उसकी भी स्थापना उसी समय जो है मई 1909 में हुई। शायद 27 मई है, जो भी है, 1909 में हुई। तो उस समय यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। उसके बाद जो है एक सैडलर कमीशन आ गया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। उससे डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए, उसमें सुधार के लिए वो सैडलर कमीशन बना दिया गया। सैडलर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी तो में खामी सभी यूनिवर्सिटियों में पाई गई, तो वो फिर पूरे देश में लागू कर दिया गया सैडलर कमीशन। उसके बाद जो है क्या हुआ, उसके बाद ये कमीशन आया 1919 में। उसके बाद 10 साल बाद 1929 में एक हर्टोग कमेटी आ गई। हर्टोग कमेटी को जब कार्य क्षेत्र दिया गया, उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में काम किया और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को ही और बेहतर किया। फिर जो है उससे 15 साल बाद जो है 25 साल बाद 1944 में एक सार्जेंट कमेटी आ गई। सार्जेंट कमेटी ने अपने सुझाव दिए, उसके मुताबिक चला। फिर देश आज़ाद हो गया 1947 में। जी। और देश आज़ादी के बाद जो पहला कमीशन देश में आया वो हमारे जो राष्ट्रपति महोदय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके नाम से आया 1948 में। उससे ताराचंद कमेटी भी कहा जाता है, वो भी उनके साथ थे ताराचंद कमेटी। उन्होंने जो है एग्रीकल्चर की एजुकेशन पर बल दिया। राधाकृष्णन कमीशन ने एजुकेशन पर बल दिया, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशें लागू होगी। उसके 4 साल बाद ही मुदालियर कमीशन आ गया 1952 में। उसने फिर समग्र रूप से पूरी शिक्षा का जो है खाका खींचा और उसके सुझाव दिए। मुदालियर कमीशन के बाद फिर 1966 में एक ऐसा कमीशन आ गया जो मील का पत्थर साबित हुआ। दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी, जिसे कोठारी कमीशन कहा गया। 1966 में उस कमीशन ने, वो पहला कमीशन था जिसने ये निर्धारित किया कि देश में जो GDP है देश की, उसका इतना %
उसने कहा 6% बजट जो है शिक्षा को देना ही चाहिए अगर इस देश की शिक्षा को ठीक करना चाहते हैं। तो कोठारी कमीशन की अनुशंसा थी कि 6% दिया जाए जीडीपी का। लेकिन 66 में जो है इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन गई। 1968 में इंदिरा जी जो है वो पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने एजुकेशन के बारे में समग्र रूप से विचार किया। और 1968 में देश को पहली न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पहली शिक्षा नीति देश को 1968 में मिली। और इंदिरा जी ने उसमें कोठारी कमीशन की जो अनुशंसाएं थी उनका पूरा ध्यान रखा और 4% जीडीपी का उन्होंने बजट दिया। उसके बाद किसी प्रधानमंत्री ने बजट नहीं दिया। उस दिन से मतलब इंदिरा गांधी के टाइम से अब तक कोई भी 1968 में जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी तब से अब तक 4% किसी सरकार ने नहीं दिया। 68 के बाद क्या हुआ? 1986 में राजीव गांधी जी दूसरी शिक्षा नीति लेकर आ गए। दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी जी ने उसमें बहुत सुधार किए। जैसे कि हम जब हाई स्कूल या इंटर में थे उस समय ये एजुकेशन पॉलिसी आई। उस समय जो है इंटर कॉलेजों में एक साइकोलॉजिकल लेक्चरर हुआ करता था जो गवर्नमेंट कॉलेज थे। और जो एडमिशन प्रक्रिया अब है जिससे हम जूझ रहे हैं वो साइकोलॉजिस्ट बच्चे का आईक्यू टेस्ट लेता था और उस आईक्यू टेस्ट के आधार पर ही बच्चों का एडमिशन होता था। और यहाँ तक था कि अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल 100 को छू रहा है तो बुला के उसके गार्जियन को समझाया जाता था इसके साथ तमीज़ से पेश आना बच्चे के, इसके साथ अति न करना, ये या तो साइंटिस्ट भी हो सकता है पागल भी हो सकता है। ये बाकायदा जो है चेतावनी दी जाती थी घर वालों को। ये राजीव गांधी जी ने ख़त्म कर दिया, साइकोलॉजिस्ट विद्यालयों से ख़त्म हो गया। तो राजीव गांधी 1986 में दूसरी पॉलिसी लेकर आए। 86 के बाद क्या हुआ? राजीव गांधी जी ने जो है 1991 में वर्ल्ड बैंक को इनवाइट कर लिया। वर्ल्ड बैंक का हस्तक्षेप हो गया एजुकेशन में। वहाँ से एजुकेशन में गड़बड़ की शुरुआत हुई। ठीक जी। वैसे तो ये 4-5 गड़बड़ हैं, इन्हें मैं आपको अलग से बताऊंगा, पहले ये पृष्ठभूमि समझ लें। जी जी ठीक। तो 1986 के बाद जो है 96 में इस एजुकेशन पॉलिसी को फिर रिवाइज किया गया। कुछ थोड़े बहुत बदलाव करके छोड़ दिए गए। 1996 के बाद क्या हुआ? 1996 के बाद कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई देश में। और अब 2020 में जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ये नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, ये लेकर आए। ये पृष्ठभूमि है इस देश की एजुकेशन की। इतनी कमेटियों से, इतनी अनुशंसाओं से, इतने कमीशन से जो है ये देश यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, एक आपने कहा जो राजीव गांधी जी ने जिनको बंद किया था, जो बच्चों को देखते थे, जो आईक्यू लेवल चेक करते थे, उससे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? भाई उससे नुकसान हुआ नहीं। अब हो क्या रहा? अब आप ये समझो हो क्या रहा। गार्जियन कहते हैं जी 84% नंबर हैं बच्चे के, हैं 84, देखते हैं हम मार्कशीट पे। ठीक जी। और जब हम बच्चे से कुछ पूछते हैं ये पेड़ किस चीज़ का, भाई इस बरगद को पीपल बताओ मैं। अगर कोई से बरगद ही बता दे तो मैं पूछूं उससे भाई इस अंग्रेजी में क्या कहें बरगद को, ये तो नहीं पता क्या कहें। और 84% का बच्चा भी अगर बरगद की अंग्रेजी नहीं बता रहा या वो दशमलव की गुणा नहीं कर रहा, अगर वो डिवीजन नहीं कर रहा, वो सब्सट्रैक्शन नहीं कर रहा, एडिशन नहीं कर रहा, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, जी जी, तो क्या 84% है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है, देखो जब 1883 में हंटर कमीशन आया, मैंने बताया आपको जी, तब देश के कुछ लोगों ने चिंता जाहिर करी थी। उन्होंने साफ कहा था हंटर कमीशन को कि देश से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है भारत से, और वो जो रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा वो आम आदमी के द्वारा जनरेट किया जा रहा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, एक श्रमिक के द्वारा, एक दुकानदार के द्वारा, और वो रेवेन्यू इस्तेमाल हो रहा है उस एजुकेशन में। और उससे जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, वो स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा किया गया, आगे उस तक कुछ ही लोगों की पहुंच थी, उन्होंने उस पर आपत्ति जाहिर की। वो एजुकेशन जो है उस समय केवल कुलीन वर्ग तक, एलीट क्लास तक ही सीमित थी। आपके बच्चे, मेरे बच्चे, आम आदमी के बच्चे तो स्कूल जा ही नहीं सके थे, ना कॉन्सेप्ट था स्कूल का उस समय, तभी शुरू हुआ था, तो वो उन्हीं तक सीमित रहेगी। और उन्होंने उस समय भी कहा कि इसे जो है इसका विस्तार किया जाए। उसके बाद क्या हुआ? 1911 में हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, महान लीडर थे, उन्होंने पहली बार इंपीरियल काउंसिल में
इंपीरियल काउंसिल में 1911 में उन्होंने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का एक प्रस्ताव रखा। उस पर बहस हुई ज़बरदस्त, लेकिन दो तरफ से विरोध हुआ उसका। वर्तमान में जो बिहार है, इसका एक जनपद है दरभंगा। दरभंगा के एक महाराजा थे, बड़े लोग थे, राजा थे वहाँ के। दरभंगा के महाराज ने सीधा विरोध किया कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ना दी जाए। उनका कहना था हमारी मजदूरी कौन करागा, हमारे यहाँ खेती में लेबर कहाँ से आएगी, घर में नौकर कौन रहेंगे जब सब पढ़ लेंगे। दूसरा विरोध किया जो नव धनाढ़ वर्ग था, न्यू कैपिटलिस्ट थे, जो नए पूंजीवादी लोग, जो नए जो है जिन पर धन आया था अंग्रेजी सरकार की मेहरबानियों से, उन्होंने खड़े होकर विरोध किया। उन्होंने कहा संसाधन कहाँ है भारत में, अभी भारत की स्थिति में कहाँ है कि बच्चों को जो है सबको एजुकेशन दे दी जाए। वहाँ विरोध हुआ। 1937 में 1936 में 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी असेंबलियों में। 1937 में वर्धा में जो है गांधी जी ने एक सम्मेलन किया, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा में जी। उसमें 9 में से 7 प्रांतों के शिक्षा मंत्री आए, बुलाए गए। गांधी जी ने बड़े जोर दे कर कहा कि प्राथमिक शिक्षा पे काम करो, प्राथमिक शिक्षा पे काम करो, देश के बच्चों को शिक्षित करो। लेकिन उन मिनिस्टर्स ने इधर उधर की बात की, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है। गांधी जी ने उनको फटकारा, उन्होंने कहा कि इस्तीफे दे दो। तो उस समय थोड़ा सा काम एजुकेशन पर हुआ, लेकिन फिर सरकारें चली गई। ये 1937। अच्छा, गांधी जी के बारे में भी लोग बड़ी इस तरह की चर्चा करते हैं कि वो इस तरह के व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति थे। देखो उनका एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था 50-50। ये कम लोगों को पता है। 50 थ्योरी 50 प्रैक्टिकल, ये गांधी जी का ही कॉन्सेप्ट था। ये एजुकेशन में बहुत कम लोगों को पता है। 1949 में जब हमारा संविधान बन रहा था, संविधान सभा के दौरान की घटना है, सुनो, जनवरी 1949 की घटना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बहस आई कि जो आर्टिकल 45 है, ध्यान से सुना, आर्टिकल जो 45 है ये जो है एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन का है। और ये हमारे चौथे जो है पार्ट में दे रखा है। चौथा पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 4th पार्ट है, खंड 4 जो है, भाग 4 जो है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है, नीति निर्देशक तत्वों का। तो आर्टिकल 45 को संविधान सभा ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ जोड़ दिया था। कुछ संजीदा लोगों ने, गंभीर लोगों ने जो है उस पर आपत्ति करी। उन्होंने कहा ऐसा ना करें, आप इसे खंड 3 में जोड़ दें। खंड 3 से मतलब फंडामेंटल राइट, जो हमारा मौलिक अधिकार है, इसे शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दें। लेकिन नहीं मनी बात। और कुछ लोगों ने तो ये भी आपत्ति कर दी कि जो आर्टिकल 45 है वो क्या कहता है। आर्टिकल 45 ये कहता है कि संविधान के लागू होने के 10 साल के अंदर पूरे देश के बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे दी जावे।